दोस्तों, हाल ही में बलूचिस्तान पोस्ट की ओर से एक खबर आई है कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में टॉर्चर सेंटर्स खोलने जा रही है। यदि ऐसा हो गया तो बलूचिस्तान के लोगों की किडनैपिंग और भी ज्यादा आम हो जाएगी और इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी किसी भी बलोच को अरेस्ट करके बिना किसी ट्रायल के अनलिमिटेड टाइम के लिए कैद करके रखेगी। दोस्तों, यहाँ आपको लग रहा होगा कि हम कोई अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं, बट पिछले कुछ सालों से बलूचिस्तान में आम लोगों के साथ यही सब हो रहा है। यहाँ कोई भी आर्मी के खिलाफ अगर कुछ बोलता है तो उसको गायब कर दिया जाता है और 2004 से लेकर अब तक यहाँ फोर्स डिसअपीयरेंस के 7,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं। और दोस्तों, इन टॉर्चर सेंटर्स के बनने के बाद बस फर्क इतना होगा कि आर्मी के द्वारा लोगों का शोषण और भी ज्यादा भयानक और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और दोस्तों, इसका कारण ये है कि पाकिस्तानी आर्मी बलोच लोगों का साइलेंट जेनोसाइड करना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों से नहीं और सिर्फ इस रीजन की रिसोर्सेज से मतलब है। और इसमें केवल पाकिस्तान अकेला शामिल नहीं है, बल्कि उसने अपनी इस काली करतूत में चाइना को भी शामिल किया हुआ है। चाइना और पाकिस्तान के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के तहत चल रहे प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ के आम लोगों का शोषण और भी ज्यादा बढ़ गया है और इन सब से तंग आकर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वो बार बार भारत से भी मदद मांग रहे हैं। और अब से कुछ साल पहले बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्टिविस्ट ने पीएम मोदी से कहा था कि उनके भाई को पाकिस्तान आर्मी मार चुकी है, इसीलिए वो उनके भाई बनकर बलूचिस्तान की रक्षा करें। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि अब से कई साल पहले भी इन्होंने भारत से यही गुहार लगाई थी, लेकिन तब हमारे लीडर्स ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था और ये गलती हमारे लिए एक बड़ा ब्लंडर बन गई। तो दोस्तों, यह सवाल ये है कि आखिर भारत ने बलूचिस्तान को क्यों नहीं अपनाया और ये भारत के लिए एक ब्लंडर कैसे साबित हुआ, और जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने में शामिल कर ही लिया था तो उसने अपने लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया और आज इतने सालों बाद भी पाकिस्तान इनको इतनी बेरहमी से क्यों ट्रीट कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आइए अब इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स, हाउ इंडिया लॉस्ट बलूचिस्तान। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आइए बलूचिस्तान की लोकेशन पर नजर डालते हैं, क्योंकि इसको समझे बिना हमारे लिए बलूचिस्तान की रियल प्रॉब्लम को समझना काफी मुश्किल होगा। अगर इसकी लोकेशन को देखें दोस्तों, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के साउथ वेस्ट रीजन में पड़ता है, जो नॉर्थ में अफगानिस्तान और साउथ में अरेबियन सी, ईस्ट में ईरान और वेस्ट में पाकिस्तान के सिंध और पंजाब से घिरा है। अब अगर एथनिसिटी की बात करें तो बलूचिस्तान में कई हजार सालों से बलोच एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं और पहले ये एक बड़ा रीजन था, लेकिन समय के साथ ये 3 देशों के बीच बट गया और आज इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न रीजन में है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा ईरान के साउथ ईस्टर्न रीजन और अफगानिस्तान के सदर्न रीजन में लोकेटेड है। यहाँ एक मजेदार बात यह है दोस्तों कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहता था और बलूचिस्तान ने बहुत कोशिश की कि या तो वो ईरान, अफगानिस्तान या भारत का हिस्सा बने या फिर आज़ाद रहे, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा कर लिया। तो क्या थी इसकी कहानी, आइए अब इसे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1947 में जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनाए गए और प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि या तो वो इन दोनों देशों में किसी एक देश के साथ मर्ज हो सकते हैं या फिर वो खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और दोस्तों, उस समय बलूचिस्तान 4 रियासतों से मिलकर बना था और इन 4 रियासतों में कलात, लासपेला, मकरान और खरान शामिल थे। कलात इसकी सबसे बड़ी रियासत थी और अब कलात के पास भी 2 ऑप्शन थे कि या तो वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ जुड़े या फिर वो आज़ाद रहे, और इन दोनों ऑप्शंस में से उनको भारत के साथ जुड़ना एक बेहतर ऑप्शन लग रहा था। और तिलक देवाशर अपनी किताब पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉन्ड्रम में भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि कैसे 1946 में कलात के रूलर मीर अहमद खान बलोच कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ बलूचिस्तान का भविष्य डिस्कस कर रहे थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के तत्कालीन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद के पास भी गए। हालांकि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि बलूचिस्तान की मांग जेन्युइन है, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा होना संभव ही नहीं है। सोर्सेज की माने तो कलात के खान का एक डेलीगेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी आया था, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे को डिस्कस करने से इनकार कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि इसका एक ऑब्वियस कारण था कि कांग्रेस की लीडरशिप बाकी प्रिंसली स्टेट्स और कलात के बीच के फर्क को भांप नहीं पाए और उधर पाकिस्तान एक अलग खिचड़ी पका रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना इसी फिराक में बैठे हुए थे और यहाँ पर मजेदार बात ये थी कि जिन्ना उस समय कलात के खान के पे रोल पर ही थे।
शुरुआत में उन्होंने एक लॉयर के तौर पर बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस पेपर्स तैयार किए और 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो जिन्ना ने इन पेपर्स को इनके आगे प्रेजेंट किया। कलात के खान ने इस मांग को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। बस फिर क्या था, इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी से भी पहले 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया। यानी 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब बलूचिस्तान एक आज़ाद देश था। लेकिन उसकी आज़ादी केवल 227 दिन तक ही चली दोस्तों। और असल में हुआ ये कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के अगले ही दिन यानी 15 अगस्त 1947 को जिन्ना ने कलात के खान को एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि वो पाकिस्तान के साथ विलय करने में एक भी दिन की देरी ना करें। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिन्ना ने ही तो कलात को आज़ाद कराया था, तो अब वो इनको पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए क्यों कह रहे थे। तो दोस्तों यहाँ आपको ये समझना होगा कि ये सब पाकिस्तान और ब्रिटिशर्स की मिली भगत थी और दोनों कभी नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह एग्जिस्ट करे, और इसीलिए उन्होंने बलूचिस्तान के खिलाफ ये मायाजाल रचा था। इसी बीच मार्च 27, 1948 को एक ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट पर वीपी मेनन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बलूचिस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए सील कर दिया। और उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए वीपी मेनन ने कहा था कि कलात के खान पाकिस्तान के बजाय भारत में मिलने की मांग कर रहे हैं और भारत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन खान ने जब ये बात सुनी तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान जैसे ही ये बात सुनेगा वो उन पर हमला बोल देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि मार्च 29, 1948 को इंडिया में हुई कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स बताते हैं कि वीपी मेनन ने ऐसा कमेंट किया ही नहीं और वो ऑल इंडिया रेडियो का एक रिपोर्टिंग एरर था। और 30 मार्च 1948 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इस फॉल्स न्यूज के लिए पार्लियामेंट में माफी भी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच जिन्ना ने पाकिस्तान की आर्मी को कलात को सीज करने के आदेश दिए और उनका बहाना था कि ये पाकिस्तान के राइवल यानी इंडिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 27 मार्च 1948 को इन्होंने कलात को इन्वेड किया और मिलियंस ऑफ बलोच लोगों को मार दिया और उनके घरों और गाँवों को जला दिया और खान को कराची भेज दिया गया। यहाँ पर खान को अरेस्ट करके उनसे जबरन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करा लिया गया। और इसी तरह जून 1948 आते आते पाकिस्तान द्वारा हड़पा हुआ सारा बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य बन गया और पाकिस्तान ने बंदूक की नोक पर इसको हासिल कर लिया। और भले ही पाकिस्तान ने बंदूक की नोक पर इसे हासिल कर लिया हो, पर वो कभी भी सही मायने में बलूचिस्तान को अपना ही नहीं पाए। बलूचिस्तान ने भी इनके आगे अपने घुटने नहीं टेके और यहीं से बलूचिस्तान की असल बगावत ने जन्म लिया। और वो कैसे, अब आइए उसे जानते हैं। हाउ इंसर्जेंसी बिगैन इन बलूचिस्तान। तो दोस्तों आइए अब उन फेजेस की बात करते हैं जिनमें बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की। तो जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि पाकिस्तान की फौज ने कलात के खान को मजबूर करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर साइन करा लिया था, लेकिन खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलूचिस्तान की आज़ादी का झंडा बुलंद करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बगावत छेड़ दी। उनके लिए बलूचिस्तान में रहते हुए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान से अपना विद्रोह जारी रखा जो तब से लेकर आज तक जारी है। बलूचिस्तान का ये विद्रोह 5 फेजेस में आगे बढ़ा, जिसमें पहला फेज तो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के साथ ही 1948 में शुरू हो गया था, लेकिन रिसोर्सेज की कमी के चलते वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। इसके बाद ये विद्रोह 1958 से 1959, 1962 से 1964 और 1973 से 1977 के बीच फुल फ्लेजेड आर्म रेबेलियन के रूप में देखा गया। और इनका हर अगला फेज पिछले फेज से कई ज्यादा भीषण था, जिसमें पहले से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया और पहले से ज्यादा विद्रोह ने हिस्सा लिया। और दोस्तों यही कारण था कि जहां पहले 2 विद्रोह में लोकल पार्टिसिपेशन लगभग ना के बराबर था, वहीं 1973 में शुरू हुए तीसरे विद्रोह में 55,000 से ज्यादा बलोच फाइटर्स पाकिस्तानी आर्मी और ईरानियन एयरफोर्स से सीधा लोहा ले रहे थे। पाकिस्तान के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार इस विद्रोह के 4th फेज में 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के जवान और 5,000 से ज्यादा बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानें दी। और इस कड़ी में पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के 5th फेज की शुरुआत 2003 के आसपास शुरू हुई और तब से लेकर अब तक ये फेज जारी है, जो इसे बलोच इंसर्जेंसी का सबसे लंबा और सबसे वायलेंट फेज बना देता है। और इस फेज में बलोच इंसर्जेंट्स की ओर से गुरिल्ला अटैक, असैसिनेशंस और अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस नेटवर्क का सहारा लिया गया है। अगर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की माने तो इस समय बलूचिस्तान में 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं, जिनमें से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA सबसे बड़ा और ताकतवर इंसर्जेंट ग्रुप माना जाता है। और दोस्तों इस ग्रुप की केवल एक ही डिमांड है और वो है पाकिस्तान से कंप्लीट सेपरेशन। और दोस्तों पाकिस्तान ने इस ग्रुप को 2006 में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। और इसके अलावा बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, लश्कर बलूचिस्तान और बलोच जलावा टाइगर्स वो ग्रुप हैं जो बलूचिस्तान के आर्म मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं।
और दोस्तों, अभी हमने बलोच इंसर्जेंसी के अलग अलग फेजेस पर गौर किया और आइए अब ये देखते हैं कि आखिर ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ आज तक की जंग क्यों लड़ रहे हैं। हाउ पाकिस्तान ट्रीटेड बलूचिस्तान। दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है और ये इसका 43.6% एरिया है। साथ ही साथ इसको साउथ एशिया का सबसे रिसोर्सफुल रीजन भी कहा जाता है और उदाहरण के लिए 1995 में बलूचिस्तान के रेकोदिक में पहली बार ट्रायल एक्सकेवेशंस किए गए थे, जिससे यहाँ लगभग 200 किलोग्राम गोल्ड और 1700 टन कॉपर निकाला गया था। उस दौरान ये अनुमान लगाया गया था कि इस एरिया में लगभग 5.9 बिलियन टन्स ऑफ ओर्स रिजर्व्ड हैं और उसी तरह 1995 में जब एक चाइनीज कंपनी ने संदक नामक साइट की आर के ओपन पिट गोल्ड माइन को डिग किया तो वहां 6 लाख किलोग्राम गोल्ड एस्टिमेट किया गया था। यानी यहाँ गोल्ड, कॉपर, ऑयल और नेचुरल गैस के वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रिजर्व पाए जाते हैं, जिनकी वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा एस्टिमेट की गई है और इसके अनटैप्ड मिनरल्स की वैल्यू इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकती है। और तो और ये इंडियन ओशन में पाकिस्तान को 770 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन भी प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक ग्वादर पोर्ट भी यहीं लोकेटेड है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत अहम कंपोनेंट है। ये पोर्ट इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बेहद नजदीक ले आता है और मैरीटाइम ट्रेड के लिहाज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। तो अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि यदि आज बलूचिस्तान भारत के पास होता तो इससे भारत को कितना फायदा होता। और ऐसा भी नहीं है कि इतिहास ने भारत को ऐसा कभी मौका नहीं दिया, लेकिन भारत ने अपने हाथ से ये मौके गंवा दिए और कुछ इसी तरह ये भारत के लिए एक बड़ा ब्लंडर बन गया। वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया जाना बलूचिस्तान की किस्मत को ले डूबा, क्योंकि भले ही ये रीजन हमेशा से पाकिस्तान के रेवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सरकार ने इसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन तक पर भी काम नहीं किया। बलूचिस्तान की मिट्टी से जो रिसोर्सेज निकाली जाती हैं उसका 6% से भी कम यहाँ के लोकल्स को दिया गया है और उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी और करप्ट ऑफिशियल्स की जेब में जाता है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी हो या फिर उसकी पॉलिटिक्स, उनमें इस रीजन का रिप्रेजेंटेशन हमेशा से ही नाम मात्र का रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट से नहीं बल्कि केवल इस रीजन के रिसोर्सेज से मतलब है। और यही कारण है कि ये प्रोविंस ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म्स में पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ प्रोविंस है। उदाहरण के लिए अगर हम इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और इसकी पर कैपिटा GDP $1000 से भी कम है, यानी गरीबी ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ के रखी है। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ 7.4 इयर्स की एवरेज स्कूलिंग देखने को मिलती है, जो पूरे देश में सबसे कम है। बलूचिस्तान के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में 72% बॉयज और 83% गर्ल्स स्कूल जा ही नहीं पाते हैं और बलूचिस्तान के 2.7 मिलियन बच्चों में से कुल 0.8 मिलियन बच्चे ही स्कूल जाते हैं। अच्छी पढ़ाई और नौकरियां ना होने के कारण यूथ अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी करने के बाद इनफॉर्मल और इलीगल सेक्टर्स में काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। वहीं अगर हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी की सप्लाई और डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज ना होने के कारण यहाँ पर 1000 लाइफ बर्थ में से 63 बच्चे छोटी उम्र में ही अपना दम तोड़ देते हैं और इसी के साथ यहाँ देश का हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हर 1 लाख लाइफ बर्थ में से 785 मदर्स जन्म देते ही मौत का शिकार हो जाती हैं। वहीं न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ 5 साल से कम की उम्र के 47 बच्चे मैलनरिश्ड हैं। और तो और दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया है तभी से इस रीजन में पाकिस्तानी मिलिट्री की हैवी प्रेजेंस रही है और इस रीजन में किसी भी तरह के विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी फोर्स डिसअपीयरेंस का सहारा लेती है। यानी दोस्तों, यहाँ जो भी पाकिस्तान की सरकार या उसकी आर्मी के खिलाफ बोलता है उसको अगवा कराकर गायब करवा दिया जाता है और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन के मुताबिक 2014 से 2018 के बीच यहाँ फोर्स डिसअपीयरेंस के 1000 से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और तो और दोस्तों, इन मिसिंग लोगों की बॉडीज पाकिस्तान के रिमोट एरिया से बरामद हुई हैं और साथ ही साथ इन डेड बॉडीज पर टॉर्चर और ट्रॉमास के निशान भी देखने को मिलते हैं। और ये सारी चीजें दिखाती हैं दोस्तों कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी लोगों की आवाज दबाने के लिए डर का माहौल क्रिएट कर रही है। और दोस्तों, इतना सभी काफी नहीं था कि बीते 2 दशकों में चाइना की दखल अंदाजी ने बलूचिस्तान का शोषण और भी ज्यादा कर दिया है और असल में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के काशगर को पाकिस्तान के ग्वादर से जोड़ता है और ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में लोकेटेड है। बीते 10 सालों में चाइना ने सीपेक के तहत बहुत से ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगभग $25.4 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और आप तो चाइना की फितरत जानते ही हैं।
चाइना इन्वेस्टमेंट का मुखौटा पहनकर कब पूरे रीजन को हथिया लेता है पता भी नहीं चलता, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी गरीबी और बढ़ते डेट के चलते अपना पूरा देश थाली में परोसकर चाइना को दे रहा है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ग्वादर पोर्ट एक स्टेट ओन्ड चाइनीज कंपनी को 40 सालों के लिए लीज पर दे दिया है, यानी पाकिस्तान के इस पोर्ट को अब एक चाइनीज कंपनी ऑपरेट कर रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कितने बड़े लिंक्स होते हैं चाइनीज कंपनीज और उनकी गवर्नमेंट के बीच, तो आप यही समझिए कि आज की डेट में इस पूरे पोर्ट को चाइनीज गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। उसी तरह चाइना की माइनिंग कंपनीज इस रीजन की नेचुरल रिसोर्सेज को माइन करके बहुत मोटा प्रॉफिट भी कमा रही हैं, और चाइना के इस इन्वेस्टमेंट से न केवल इस रीजन की इकोनॉमी और एनवायरमेंट पर असर पड़ रहा है, बल्कि इससे बलोच लोगों की एथनिक आइडेंटिटी भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट से ग्वादर चाइना की एक फुली डेवलप्ड पोर्ट सिटी बन जाती है तो इससे यहाँ चाइनीज लोगों की संख्या बढ़ेगी और इन लोगों की संख्या बलोच लोगों को पीछे छोड़ देगी, और ये अपनी ही जमीन पर एक एथनिक माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। और दोस्तों इसीलिए बलोच नेशनलिस्ट को ये डर है कि बढ़ते चाइनीज इन्वेस्टमेंट से कहीं पूरा बलोचिस्तान एक चाइनीज कॉलोनी न बन जाए, और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में इस रीजन में चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स और चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर बहुत सारे जानलेवा हमले देखने को मिल रहे हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों कुल मिलाकर आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पापों का घड़ा भरता जा रहा है, और बलूचिस्तान जो कि एक बहुत ही रिसोर्स रिच और बेहद स्ट्रेटेजिक रीजन है, यदि पाकिस्तान इसकी इंपॉर्टेंस को वक्त रहते समझ गया होता तो केवल ये रीजन इस पूरे देश की नैया पार लगा सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने इसके साथ जो सौतेला व्यवहार किया है उस वजह से यहाँ के लोगों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है, और ये लोग एक बार फिर भारत से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान की एक्सप्लॉयटेशन से उनको आज़ाद कराने में उनकी मदद करें। आज़ादी से पहले भारत ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन यदि आज भारत इनकी मदद करता है तो जाहिर है कि बलूचिस्तान का फेट भी बांग्लादेश के जैसा हो सकता है। और वो कहते हैं ना कि जो इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास का गुलाम बनकर रह जाता है। और दोस्तों पाकिस्तान भी आज अपनी वही गलतियां दोहराता नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ ये डिस्कशन कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसी ही एक और मास्टर क्लास चाहते हैं किसी और टॉपिक पर जिसको आप हमेशा से जानना चाहते थे, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही मास्टर क्लासेस लेकर मैं आपके सामने अक्सर हाजिर होता रहूँगा। और दोस्तों ये है एंड इस वीडियो का। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।